गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इसमें जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे रहेगा, जिसमें कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है उसका मतलब समझेंगे और उसके बेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे तो उसका जो मेन कंसेप्ट है वो है चार्ज। तो हम चार्ज को समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको फिजिक्स से जोड़ के देख रहा हूँ कि फिजिक्स में कैसे ये सब कुछ हम समझेंगे। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए पहला हमारा जो टॉपिक है वह है चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं आवेश। हिंदी में कहते हैं आवेश, समझ। तो जो चार्ज है, चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पे हम जाएंगे। तो देखो, फिजिक्स में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको हम अपने डेली रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक मोबाइल का एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। मोबाइल, और आपके घरों में जो आपने देखा होगा, ये मेरे पास कोई मोबाइल है, तो मोबाइल है और हमारे घरों में जैसे हम लोग अपने टेलीविज़न टीवी को चलाने के लिए टीवी के रिमोट का यूज़ करते हैं, या फिर डीवीडी में रिमोट हम लोग यूज़ करते हैं, डिश टीवी में रिमोट का यूज़ करते हैं। तो रिमोट में जब हम लोग यहाँ से सिग्नल, यहाँ से कोई ऑपरेशन यहाँ से देते हैं, जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे घटाएंगे, चैनल को चेंज करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, तो यहाँ हम उसमें इनपुट देते हैं, यहाँ हम प्रोसेस करते हैं और वो चैनल को चेंज कर देता है, स्क्रीन पे चेंज कर देता है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, अगर इसको हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कि ये जो सब हो रहा है ये हम लोगों को, हमारी जो इमेजिनेशन पे सारा बेस है। हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से हमने जैसे ही स्विच को, बटन को यहाँ से कमांड दी तो वहाँ चैनल चेंज हो गया। तो इस बीच हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कोई रेज हमें चलती भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ है जो कि उसको चेंज कर दे रहा है। ये चीज़ हमारे दिमाग में थोड़ा सा सोचने में हम लोगों को मजबूर करती है। उसी तरीके से मेरे पास ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल में अब हम लोग 4G चला रहे हैं, 3G चला रहे हैं, 2G चला रहे हैं, और इसको, इसके रेफरेंस से हम लोग यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, विकीपीडिया पे चीज़ों को जान रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा ये जो कम्युनिकेशन का जो हमारे पास चैनल है, ये प्रॉपर किसी न किसी सिग्नल प्रोवाइडर से हम लोगों को मिल रहा है, जो कि सर्विस हमको प्रोवाइड कर रहा है। जो भी हमारी कंपनी रहेगी, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, BSNL, कुछ भी, तो वहाँ से जो टावर से जो नेटवर्क आ रहे हैं वो हमारे इस मोबाइल चैनल तक पहुँच रहे हैं, फिर हम चीज़ों को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा भी क्या है, इमेजिनेशन बेस है। ये हम लोगों को कोई रेज तो चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो इमेजिनेशन फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और इसको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इसको कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो स्टडी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग समझते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ पार्ट हैं हमारे पास। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं, NCERT, CBSE और ISC बोर्ड्स में, हम लोगों के पास ये जो चैप्टर होता है इसकी शुरुआत यहाँ से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज। और चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। तो चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, व्हेन चार्ज को Q से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा, मीन्स चार्ज रेस्ट पे होगा, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स की एक ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यही हमारे पास 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों को समझना है, पढ़ना है। उसी तरीके से जो दूसरी ब्रांच फिजिक्स में है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देखो, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक्स का मतलब चार्ज। और जो डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। जब चार्ज मूवमेंट में होगा, मीन्स व्हेन
Q for charge is moving। जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये आप मैथमेटिक्स में भी समझते हैं, स्टैटिक डायनेमिक्स जो ब्रांच होती है, मैथ की भी ब्रांच है, और फिजिक्स को जब मैथ के साथ पढ़ते हैं तो मेजरमेंट वाला पार्ट डायनेमिक्स और स्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टैटिक चार्ज रेस्ट होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मूवमेंट में आएगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और तीसरा जो पार्ट हम लोगों को पढ़ना होता है कुछ आगे के यूनिट्स में 12th स्टैंडर्ड में, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं शॉर्ट में लिखा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम लोग इतना ही अभी समझेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, EM वेव्स में। ठीक है, तो इन तीनों को मिलके ये जो हमारे पास पहली जो यूनिट रहेगी हमारी फर्स्ट यूनिट, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, जिसमें हम कूलम फोर्स पढ़ेंगे, आगे जाके गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, उसकी लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें चार्ज मूवमेंट में रहता है, आखिर चार्ज के मूवमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन का जिक्र उसमें होगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो ये हमारी दूसरी यूनिट रहती है फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों को समझने के बाद, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी पड़ती है, जो चार्ज है वो एक्सेलरेट करता है। यहाँ पे क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, चार्ज एक्सेलरेट करता है। उस पोजीशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ते हैं। और वो क्या होता है वो आगे जब हम लोग इन दोनों को क्लियर करेंगे तो अपनी तीसरी यूनिट में उसको कंसीडर करेंगे। अब हमारा जो मेन इस 12th का जो पहला यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हेन चार्ज एट रेस्ट एंड द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज की स्टडी होती है और इसके 3 पार्ट हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो हमारा मेन कंसेप्ट भूल के आ रहा है वो आ रहा है चार्ज। तो चार्ज क्या है इसके लिए हम लोग समझते हैं। तो चार्ज बेसिकली 600 BC। अब ये आप लोग थोड़ा सा इसमें कुछ जीके जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि चार्ज को किसने डिस्कवर किया था और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो 600 BC में इसको हम लोग समझते हैं 26 ईयर्स एगो, 2600 साल पहले, 26 ईयर्स पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं थेल्स। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, ग्रीस। हाँ, ग्रीक के, ग्रीक साइंटिस्ट, यस। ठीक है, ग्रीक के साइंटिस्ट रहे हैं। साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फिजिसिस्ट, हम बोलेंगे मैथमेटिशियन भी थे, नहीं फिजिसिस्ट बोलेंगे। फिजिक्स में इन्वेंशन किया तो हम क्या कहेंगे, फिजिसिस्ट। ठीक है, भौतिकवादी, जिनके की भौतिक विज्ञान प्रयोग रहे। तो इन्होंने सबसे पहले एक मैटर ढूंढा, इन्होंने अंबर, जिसको नाम दिया अंबर। अंबर को ढूंढा इन्होंने, अंबर को सर्च किया। तो अंबर को सर्च करने के बाद इस पे रिसर्च आगे बढ़ाई और उसके बेस पे एक और साइंटिस्ट आए, इनकी रिसर्च को हेल्प जिन्होंने लिया, और एक और साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि अंबर इन्होंने एक मैटर ढूंढा जिसको कि उन्होंने क्या किया, किसी वूल के साथ रब किया। इसके साथ क्या किया, रब किया। तो रब करने के बाद हम लोग समझते हैं जब भी हम दो मैटर को आपस में रब करते हैं, दो चीज़ों को आपस में इस तरह से रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है और इस बेस पे कुछ चार्ज जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। और वो चार्ज क्या है, क्यू। उस चार्ज को उन्होंने क्यू नाम दिया। और इस जो अंबर, जिसको कि ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
थेल्स ने अंबर को ढूंढा, अंबर को वूल के साथ रब किया तो एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी उनको मिली, और इस अंबर को ही ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ 600 BC में, 26 ईयर्स एगो। उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पे और रिसर्च करी चार्ज पे, और तब जाके उन्होंने चार्ज के 2 टाइप बताए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ से चार्ज, इसका मतलब चार्ज को डिस्कवर किया थेल्स ने डिस्कवर किया, और चार्ज के टाइप को समझाया बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ इस रिसर्च को, इस कहानी को। तो जो चार्ज हम लोगों को पता चल गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसके टाइप हम लोगों को बताए। तो 2 टाइप के चार्ज आगे, पहला टाइप आया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा टाइप आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसको एक और साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी और उसका नाम था कूलम। कूलम साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस चार्ज को और अच्छे से रिसर्च किया और अच्छे से इस पे काम किया, और इस चार्ज को ही उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मानी गई, और उसके बेस पे उसको यूनिट, उसकी यूनिट बनाई कूलम, ठीक। तो चार्ज को सिंबल, चार्ज का जो सिंबल है वो क्या है, Q है, और इसके 2 टाइप बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव किसने बताए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और चार्ज को किसने इन्वेंट किया था, थेल्स ने। और उसके बाद कूलम ने इस पे और अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई और उसको एक यूनिट दी जिससे कि उसको पहचाना जाएगा, और उसको C से भी कहीं कहीं फिजिक्स में उसको C सिंबल से हम लोग पढ़ते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और कूलम का ही पहला अल्फाबेट C है, तो उसको इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चार्ज को और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, कि चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिक प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन, और दूसरी प्रॉपर्टी है रिपल्सन, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको न्यूक्लियर वाले पार्ट में ले जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम, Na सोडियम। और इस एक प्रैक्टिकल, इसके बाद में इसको समझाऊंगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे आया। तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है, एक सोडियम एटम का न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। दिखाई दे रहा है, देखिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर मूवमेंट करेंगे, ये इसके ऑर्बिट से है, यहाँ अंदर प्रोटॉन है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तो क्लियर है ना, ये छोटी क्लासेस में बताया जाता है। कोई भी मैटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, एक मिनट, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अभी उसमें आगे आएंगे। यूनिवर्सली ये एक बहुत कॉमन बात है कि जो मैटर होता है, कोई भी मैटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सोडियम में, यहाँ पे जब हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 11 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, इन कॉमन इसमें 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। गुड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होके आएगा। तो ये देखिए। अब इसके बाद जब आप इस सोडियम को केमिकली इंटरेक्ट कराएंगे, मतलब केमिकल प्रोसेस में लाएंगे, केमिकल रिएक्शन में इसका यूज करेंगे, तो देखो केमिकल रिएक्शन में जब आप एक सोडियम का यूज करते हैं, तो सोडियम का यूज जब केमिकल इक्वेशन में हम लोग करते हैं, तो सोडियम में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी देखी गई है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। कितना था जनरल फॉर्म में, प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन यहाँ पे 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं केमिकल प्रोसेस के बाद।
और इस जो ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब उसको केमिकली रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और अगर ऐसा कहीं पे देखा गया है तो वहाँ पे हमेशा क्या आता है, उस कंडीशन में कमी जो आ जाएगी, तो वो जो कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पे हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसको क्या कहते हैं? डोनर। क्या कहते हैं? डोनर प्लस हो जाएगा। हाँ, डोनर आयंस कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। Na क्या हो जाएगा? प्लस। Na में क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, की पॉइंट है कि जनरल फॉर्म में हमेशा मैटर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, 11-11 है। जब इसको केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम रहेगा जो पहले था जनरल फॉर्म में, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है। इसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कमी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, और उस वजह से उस एटम में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ क्लोरीन का। क्या लेता हूँ? इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे बताइए, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। 17। हाँ, इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म या कॉमन फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, जनरल या कॉमन फॉर्म भी कह सकते हैं। बट उसी तरीके से जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको केमिकली रिएक्ट कराएंगे, व्हेन वी यूज एज केमिकली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जब हम इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज आया था, इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। क्लोरीन में क्या होता है? पहले वाले में प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं? इसमें कितने प्रोटॉन है जनरल फॉर्म में? बताइए। 17 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नंबर एक इस तरह से बढ़ जाती है, ठीक। और इस वजह से इस क्लोरीन में क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रीजन से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी कभी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे एटम में हमेशा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इसको कहते हैं एक्सेप्टर। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर आयंस। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर आयंस। एक्सेप्ट कर रहा है ना चीजों को, पहले वाला डोनेट कर रहा था, डोनर। तो ये है। अब इसका यूज हम 12th स्टैंडर्ड की सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी इसका बड़ा यूज है। तो ये हमने शुरुआत की थी, कहाँ से इन्वेंट हुआ था चार्ज, उसके बाद क्या कहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का पता हमें लगा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा कि कैसे पॉजिटिव चार्ज पता चलता है और कैसे नेगेटिव चार्ज पता लगता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम न्यूक्लियर थ्योरी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, वो है लाइक जो मैंने बताया था, फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके बेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक हमको पढ़ना होता है लाइक चार्ज और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज मीन्स जो कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। अनलाइक चार्ज मीन्स एक या तो पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरी या तो नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है? इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखो
ये ऐसे समझना है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, इनमें क्या होता है, प्यार होता है। क्या होता है, प्यार। रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, प्यार। यहाँ पे क्या बताया था, दुश्मनी। प्यार मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। अब ये कंसेप्ट को लेके हम इसको कूलम्बियन फोर्स की प्रॉपर्टी में देखेंगे, जहाँ पे कि एक प्लस और एक प्लस हम लोग लेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना है, दुश्मनी। ये इसको उधर भेजेगा, ये इसको इधर भेजेगा। उसी तरीके से अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया चार्ज की प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन, रिपल्सन, और किसने उसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, और कैसे हमने फिजिक्स में इसको समझना है। अब इसके बाद हम चार्ज को इतना ही समझेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें और हैं, जैसे चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और इसका मैथमेटिकल अप्रोच होता है क्यू इक्वल टू आई टू टी। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, कैसे, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को मिलेगा कूलम, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत छोटा चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज जिसको कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। थोड़ा सा हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मैटर, बेसिकली मैटर में प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलम पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका चार्ज प्लस है। इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये लिखा है मैंने, एलिमेंट्री चार्ज -1.6 × 10⁻90 कूलम। अब तीसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन में, ये हमको पता है एलिमेंट्री चार्ज का फॉर्मूला, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90 कूलम। सवाल पूछ रहा है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, यहाँ 1 छोड़ दो, ये अपॉन में आएगा, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻90। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मालूम चल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 10⁻18, ये ऊपर जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलता है 6.625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 10th स्टैंडर्ड का, कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा एसआई यूनिट की बात करेंगे। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसको कूलम्बियन फोर्स के रिस्पेक्ट में कूलम्स लॉ में हम पढ़ते हैं। तो देखो चार्ज की यूनिट होती है, क्या बताई, कूलम। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ बच्चे जो जाएंगे आगे, तो वो इलेक्ट्रिकल AH से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और यूनिट केमिस्ट्री में फेराडे, क्या होती है, फेराडे एक साइंटिस्ट रहे हैं बहुत बड़े, माइकल फेराडे, हाँ, इनको की फादर ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आगे पढ़ेंगे, लेंज लॉ, बहुत सारी चीजें, फेराडे लॉ। तो ये हो गया। अब देखो एक जो बहुत बेसिक चीज बताई थी मैथमेटिकल अप्रोच के बेस पे, Q इक्वल टू I × T। तो यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है चार्ज का, और चार्ज हमारे पास पूरे का पूरा कंसेप्ट है। तो चार्ज में करंट को डिनोट करते हैं A से, तो ये AT हो जाएगा, A फॉर A से डिनोट करते हैं AT। तो ये हो गया चार्ज के बारे में। अब चार्ज को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो इसको